हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो एंड की थी कुछ क्वेश्चंस के साथ, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि हमारी नीड्स को डिफ्यूजन हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इनसफिशिएंट क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलर है और हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू अमीबा, पैरामीशियम, अदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमारी सेल्स ज़्यादा हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो न्यूट्रिएंट को रिक्वायरमेंट हो या फिर उन न्यूट्रिएंट से एनर्जी डिराइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। इसलिए सेकेंड इज़, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। मतलब कौन से क्राइटेरिया को आप चुनते हैं, मानते हैं किसी भी चीज़ को ज़िंदा या लिविंग और नॉन लिविंग कंसिडर करने के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। लेकिन जो मेन क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ अलाइव होना डिसाइड कर सकते हैं, वो है मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड कॉन्शियसनेस। थर्ड, What are outside raw materials used for by an organism? हम बाहर की कौन सी चीज़ों को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ करते हैं। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स, वो हम बॉडी के अंदर बिना कोई रॉ मटेरियल लिए नहीं बना सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्लस ऑक्सीजन और ऐसे कई और रॉ मटेरियल्स हैं जो हम बाहर से लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। फोर्थ, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए कई प्रोसेस होते हैं, लेकिन उनमें से मेन जो है वो हम लोग 10th में पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन। इसके अलावा भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये चारों लाइफ प्रोसेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन। Whenever we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize proteins and other substances needed in the body. The source of energy are and material is the food we eat. इसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं, हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। इवन जब हम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, तब भी एनर्जी को हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है एनर्जी, कोई भी काम करने के लिए, या अगर हम ऐसी स्टेट में हैं जिसमें कोई काम नहीं कर रहे, तब भी हमें एनर्जी की नीड रहती है। हमको अपनी बॉडी के बाहर से इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी में डेवलपमेंट कर सकें, कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकें और बॉडी की ग्रोथ कर सकें। अब एनर्जी का सोर्स जो है वो हमारे लिए फूड है जो हम खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सबके फूड और उनकी जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो अमीबा का फूड है वो हमारा फूड नहीं हो सकता, और जो हम फूड खाते हैं, दाल चावल, कढ़ी चावल, रोटी सब्जी, वो अमीबा नहीं खा सकता है। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एनर्जी और जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन लाइफ रेंट sorry but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही अपना सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन कर लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वर्ड्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप and growth of the body.
बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी उनको ऑब्टेन कर सकती है। टू अचीव दिस, ऑर्गेनिजम्स यूज़ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स कुछ बायोकैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। इन बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं। दस द हेटरोट्रॉप सर्वाइव डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। और इस तरह से जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जो डिफरेंट मतलब जो अपने फूड के लिए दूसरे पे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स और फंजाई आ जाएंगे। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. अब जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन और कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से फुलफिल कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑटोट्रॉप्स इन सब्सटेंसेस को लेते हैं बाहर से और उनको एनर्जी के स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आउटसाइड बॉडी से ले लिए जाते हैं और फिर उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तुरंत ही यूज़ नहीं कर लिए जाते हैं, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिए जाते हैं। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और ये स्टार्च जब भी ज़रूरत होती है प्लांट इस स्टार्च को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ कर लेता है। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. इसी के सिमिलर एक सिचुएशन हमारी बॉडी में भी पाई जाती है जिसमें हम अपनी एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2। दैट मीन्स अगर आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करा रहे हैं तो अगर 6 मॉलिक्यूल्स देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल देंगे वाटर के, क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में ऑलरेडी मौजूद होता है अगर वो प्लांट आपका ग्रीन है, और सनलाइट जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। वाटर स्प्लिटिंग की वजह से हाइड्रोजन रिलीज होगा, जो वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बना लेगा C6H12O6 दैट मीन्स ग्लूकोज। और वाटर की स्प्लिटिंग के बाद हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में यूज़ कर लिया गया, और जो ऑक्सीजन बचेगा वो ऑक्सीजन हमारे 6 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ होता है, क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस होती है और हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। Now, let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. First, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, जो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है और वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में को कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन की हेल्प से बनाया जाता है। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acidic, acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day.
अब ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक इमीडिएटली हो जाए। एग्जांपल के तौर पे जो डिज़र्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं और अपना इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल की हेल्प से डे टाइम में एनर्जी एब्जॉर्ब करके काम करता है। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. अब हम देखते हैं ये सारे components जितने ऊपर दिए गए हैं ये photosynthesis के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope shown in figure 6.1, जैसे figure 6.1 में leaf का एक क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में उसका डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। आपको दिखेगा कि इसमें कुछ सेल्स ऐसी हैं जो ग्रीन डॉट्स कंटेन करती हैं। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये सारे जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं आपको वो एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जिससे पता चलेगा कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। सो हेयर इज एक्टिविटी 6.1। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रॉटन्स। आपको सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हो, मतलब जिसमें एक लीफ में कई कलर्स पाए जा रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पे आप मनी प्लांट ले सकते हैं या क्रॉटन लीव्स ले सकते हैं। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब आपको इस प्लांट को 3 दिन तक एक अंधेरे कमरे में रखना है, मतलब जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ना जा रही हो। अगर सनलाइट जाएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना लेगा। हमें प्लांट को डी स्टार्च करना है। जितना भी स्टार्च प्लांट में था, स्टोर था, प्लांट उस पूरे स्टार्च का यूज़ कर ले अपनी ग्रोथ में और स्टार्च पूरी तरह से प्लांट में ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम उस प्लांट को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखने के बाद आप प्लांट को सनलाइट में 6 घंटे तक रख देंगे। प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से एक लीफ को तोड़ दीजिए। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आप ग्रीन एरियाज़ को इस लीफ में मार्क कर लीजिए और फिर उनको एक पेपर की शीट पर ट्रेस करिए। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आप उस पत्ती को, उस लीफ को जिसको प्लग किया था, बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में कुछ देर तक रख देंगे। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। और उसको बॉइल्ड वाटर में डालने के बाद कुछ देर तक बीकर में जिसमें अल्कोहल होगा उसमें आप इस लीफ को डाल देंगे। अब इसमें होता क्या है, जो बॉइलिंग वाटर था उसमें डालने पर जितने भी एंजाइम्स थे लीफ में, वो सारे के सारे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अल्कोहल में डालने की वजह से जितना भी उसमें ग्रीन पिगमेंट था सब कुछ बाहर निकल जाएगा। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब आपको अल्कोहल कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं करना होता है। आप अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखेंगे। वाटर बाथ को आप फ्लेम पे रखेंगे। कभी भी अल्कोहल को डायरेक्टली फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं लाना होता है क्योंकि वो काफ़ी वोलेटाइल होता है और जल्दी ही आग पकड़ लेता है। वाटर बाथ में अल्कोहल वाला बीकर और उसमें लीफ रखने के बाद आप तब तक उसको हीट करेंगे जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो लगे। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लीफ का कलर था उसके साथ क्या होता है और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। अब आप लीफ को निकालने के बाद आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में कुछ मिनट तक डाल देंगे। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। आप इसके बाद लीफ को बाहर निकाल देंगे और आयोडीन सॉल्यूशन को धो देंगे लीफ से। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। अब आप इस लीफ के कलर को ऑब्जर्व करिए और शुरुआत में जब आपने एक पेपर शीट पे लीफ को ट्रेस किया था, उसके पिक्चर्स बनाए थे, उससे आप कंपेयर करिए। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? आप ये पूरी प्रोसेस करने के बाद दोनों में कंपेयर करिएगा कि ऑब्जर्वेशन कैसा मिलता है और लीफ में जो स्टार्च की प्रेजेंस थी उसके अलग अलग एरियाज़ में वो
कैसे निकलती है, आपका कंक्लूजन क्या निकलता है। यहाँ पे फिगर 6.2 में वेरीगेटेड लीफ में बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर दिखी हुई है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करता है। इन क्लास 9 वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। क्लास 9 में आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी दिखा हुआ है। स्टोमेटा के ओपन और क्लोज पोर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं और ये लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स में इन्हीं पोर्स के थ्रू। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स। अब यहाँ पे ये नोट करना ज़रूरी हो जाता है कि जो एक्सचेंज है गैसेस का वो स्टेम के, रूट्स के और लीफ के तीनों के ही सर्फेसेस से होता है। सीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू डीज स्टोमेटा। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी इन स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो सकता है, द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए प्लांट्स इन पोर्स को यानी स्टोमेटा के पोर्स को क्लोज करके रखता है जब इसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल्स का ही एक फंक्शन होता है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। ये गार्ड सेल्स वाटर के अंदर आने से स्वेल हो जाती हैं और स्वेल होने की वजह से स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं। सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब जब गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाती हैं तो स्टोमेटा के पोर्स क्लोज हो जाते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।